हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन सेंटेंसों को पढ़ें ताकि हमें वर्ब के बारे में समझने के लिए आसानी हो। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। इसीलिए हमें वर्ब को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये यूज होता है, ये सब कुछ हमें जानना ज़रूरी है। तो आइए इन सेंटेंसों को सबसे पहले पढ़ते हैं। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। चिल्ड्रेन डांस, बच्चे नाचते हैं। सी वॉज टॉट, उसे सिखाया गया था। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। राधा हैड 4 फ्रॉक्स, राधा के पास 4 फ्रॉक थी। संदीप इज हेल्थ एंड हार्टी, संदीप चुस्त और तंदुरुस्त है। तो वाक्य के गठन में क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपरोक्त वाक्यों में आए शब्द इज ईटिंग, डांस, वॉज टॉट, हैव हैड तथा इज पर विचार करने से पता चलता है कि इनमें से प्रथम 3 कोई न कोई कार्य संपन्न होने की सूचना देते हैं। हैव हैड से अधिकार, स्वामित्व, संबंध तथा इस से दशा यानी कि कंडीशन का बोध होता है। ऐसे शब्दों को ग्रामर की भाषा में वर्ब कहते हैं। व्हाट इज वर्ब? क्रिया किसे कहते हैं? A verb is a word which denotes an action, state or possession. A verb is a word which says something about a subject. क्रिया एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है। वर्ब्स डिनोटिंग एक्शंस देखिए। वर्ब कार्य, व्यापार, बोधक क्रिया है। द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। दे विल प्ले, वे खेलेंगे। यहाँ पे देखिए रन्स, मूव्स, विल प्ले, ये कार्य, व्यापार, बोधक क्रियाएं हैं। आगे देखते हैं। वी आर वॉकिंग, हम टहल रहे हैं। काउज वर फेड, गायों को खिलाया गया। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। यहाँ पे भी देखिए आर वॉकिंग, वर फेड, रीड, ये सब कार्य, व्यापार, बोधक क्रियाएं हैं, यानी कि वर्ब्स डिनोटिंग एक्शंस हैं। यहाँ पे एक्शंस हो रहे हैं। आगे देखते हैं। वर्ब्स डिनोटिंग पोसेशंस रिलेशन, यानी कि अधिकार, संबंध बोधक क्रियाएं। क्या है ये देखिए। आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है। किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, राजा दशरथ के 3 रानियां थी। यहाँ पे देखिए हैव हैड, ये हैव और हैड जो है अधिकार यानी कि संबंध बोधक क्रियाएं हैं। और आगे देखिए ही हैज़ अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसे अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक सुंदर घर है। तो यहाँ पे भी हैज़ और हैव अधिकार संबंध बोधक क्रियाएं हुआ। अब देखते हैं यहाँ पे वर्ब्स डिनोटिंग स्टेट कंडीशन, यानी कि अवस्था, दशा बोधक क्रिया है। वो क्या होता है देखिए। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ही वॉज अब्सेंट, वह अनुपस्थिति था। तो यहाँ पे देखिए एम वॉज, ये क्या है, दशा बोधक क्रिया है यानी कि अवस्था। और आगे देखते हैं। हिज फैमिली इज हैप्पी, उसका परिवार खुश है। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, मरीज खतरे से बाहर है। तो यहाँ पे देखिए इज जो है वो क्या है, दशा बोधक क्रियाएं हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे दे वर इंटेलिजेंट, वे बुद्धिमान थे। मोहन इज बिजी, मोहन व्यस्त है। तो वर इज, ये सब अवस्था यानी कि दशा बोधक क्रिया है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब अगर नहीं है तो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं बनता, यानी कि वर्ब के बिना सेंटेंस ही नहीं बनेगा। इसीलिए हमें वर्ब को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब 2 प्रकार के होते हैं देखिए। मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग और प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी या फिर फुल वर्ब भी कह सकते हैं। और इसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। और दूसरा है एक्सिलरी वर्ब, इसको और हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और इसका हिंदी का मतलब होता है सहायक क्रिया। ये 2 वर्ब ऐसे हैं जो सेंटेंस में यूज होता ही है। कहीं किसी सेंटेंस में एक बार मेन वर्ब का यूज होता है, तो किसी सेंटेंस में कई बार भी यूज हो सकता है, लेकिन वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मेन वर्ब इज द एक्शन वर्ड ऑफ द मेन क्लॉज दैट द सब्जेक्ट कंप्लीट्स। कहने का मतलब यह है कि मुख्य क्रिया मुख्य खंड का कार्य शब्द है जो विषय पूर्ण कराता है।
देखिए एग्जाम्पल देखने से हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। राम रीड्स अ बुक, कहने का मतलब है राम किताब पढ़ता है, राम एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे रीड्स जो है वो एक्शन है, यानी कि काम हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ही इज गोइंग, वो जा रहा है, तो यहाँ पे भी जाने का काम हो रहा है। मैं आपके नॉलेज के लिए और एक बात बता दूं कि कहीं पे एक बार वर्ब आता है तो कहीं पे 2-3 बार वर्ब आ सकता है, लेकिन उसको हम लोग किस प्रकार से कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, कौन सा एक्सिलरी वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ये सब कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है, उसे हम लोग कैसे जानेंगे, उसे मैं अभी आगे सेंटेंस में बता रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे देखिए दे कैन डू दिस वर्क, वे यह काम कर सकते हैं। यू विल गो, तुम जाओगे, तो यहाँ पे डू और गो जो है क्या है, मेन वर्ब है। इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं, यानी कि एक्सिलरी वर्ब के डिफिनेशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। द वर्ब विच आर यूज्ड टुगेदर विद मेन वर्ब्स टू हेल्प देम इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस, वॉइस, मूड्स एसेट्रा आर कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। क्रिया जो सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं उन्हें काल, आवाज़, मनोदशा आदि के गठन में मदद करने के लिए मुख्य क्रियाओं के साथ मिलकर उपयोग किया जाता है, सहायक क्रियाएं कहते हैं। सेंटेंस देखिए, राम इज रीडिंग अ बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। ही विल डू दिस वर्क, वो इस काम को करेगा। तो कहने का मतलब इज और विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद देखिए दे हैव ईटन, वे खा चुके हैं। यू शुड हेल्प मी, तो यहाँ पे हैव और शुड जो है वो एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो संख्या में 24 होता है। तो इन 24 एक्सिलरी वर्ब में से कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब तथा एक्सिलरी वर्ब दोनों ही प्रकार से होता है। तो इनको यहाँ पे देखिए वो कौन कौन होता है। तो यहाँ पे देखिए एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, आउट, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, नीड, डेयर और यानी कि यूज टू, ये सब 24 एक्सिलरी वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो आइए इनका प्रयोग भी देखते हैं और इनको किस प्रकार से यूज करते हैं उसको भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ही इज़ अ टीचर, यहाँ पे इज जो है मेन वर्ब है। ही इज़ ईटिंग, यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे इज जो है एक्सिलरी वर्ब है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब एक से अधिक वर्ब हो एक सेंटेंस में तो एक एक्सिलरी वर्ब होगा और दूसरा मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड सेंटेंस में इज भी एक वर्ब है, ईटिंग भी एक वर्ब है। हम लोग को पता है कि जब ईटिंग आया है यानी कि ईटिंग जो है वो मेन वर्ब है, तो इज जाहिर सा बात है एक्सिलरी वर्ब का ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे उसके बाद में ऊपर में देखिए ही इज़ अ टीचर, यहाँ पे केवल एक ही वर्ब है यानी कि इज, तो इसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब नहीं कहेंगे, इसको हम लोग मेन वर्ब कहेंगे क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेखा हैज अ कार, यहाँ पे भी देखिए हैज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही वर्ब है हैज, और कार ये सब तो वर्ब नहीं है। हम लोग इसको हम लोग नाउन और प्रोनाउन में पहले ही पढ़ चुके हैं कि रेखा जो है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद में ये जो है वो एक आर्टिकल है, उसके बाद में कार जो है वो एक नाउन है। तो कहने का मतलब यहाँ पे केवल एक ही वर्ब है वो है हैज़, इसीलिए इसको हम लोग मेन वर्ब के रूप में रख दिए। उसके बाद में रेखा हैज़ गॉन, यहाँ पे देखिए वही हैज़ यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे हैज़ के साथ में गॉन भी है, तो गॉन तो एक वर्ब है, तो इसका मतलब ये है कि हैज़ जो है वो एक्सिलरी वर्ब हुआ और गॉन जो है मेन वर्ब हुआ। आगे और भी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आई डिड ईट, यहाँ पे डिड मेन वर्ब है। आई डिड नॉट स्विम, यहाँ पे डिड एक्सिलरी वर्ब है क्योंकि डिड के साथ और स्विम भी है, तो स्विम मेन वर्ब है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब कहलाएगा। समझ में आया, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो मेन वर्ब कहलाएगा। और देखते हैं एग्जाम्पल, हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के साथ में हमें
अच्छी तरह से समझ में आता है। यहाँ पे देखिए ही हैज़ एन एलिफेंट, यहाँ पे एक ही वर्ब है हैज़, तो यहाँ पे हैज़ जो है मेन वर्ब है। उसके बाद में वी आर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आर जो है एक ही वर्ब है, तो यहाँ पे मेन वर्ब हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है। ठीक है। और एक बात यहाँ पे है कि जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब्स एक ही साथ आए तो अंत में आने वाले वर्ब मेन वर्ब कहा जाएगा तथा अन्य वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा। कहने का मतलब एक से ज़्यादा अगर वर्ब आता है तो आने वाले वर्ब मेन वर्ब कहलाया जाएगा तथा जो बाकी जो बचता है वो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा। चलिए देखते हैं इसको, सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए आई हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पे एक नहीं तीन वर्ब है। हैव बीन प्लेइंग ये वर्ब, ये तीनों वर्ब है, लेकिन इसको हम लोग अब कैसे जानेंगे कि ये कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है कौन सा मेन वर्ब है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि जब सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्या आए वर्ब्स एक ही साथ आए हो तो अंत में आने वाले वर्ब मेन वर्ब कहा जाएगा तथा अन्य वर्ब जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हैव और बीन जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। तो मेन वर्ब क्या हुआ, मेन वर्ब प्लेइंग हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में आगे देखिए यहाँ पे आई हैव बीन एन इंजीनियर, यहाँ पे दो वर्ब है हैव और बीन। एन इंजीनियर तो वर्ब नहीं है, आई भी वर्ब नहीं है, हमें पता है। तो हैव और बीन जो है वो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो हैव है वो कौन सा वर्ब हुआ, वो ऑक्सिलरी वर्ब हुआ यानी कि हेल्पिंग वर्ब हुआ। और बीन जो है वो मेन वर्ब हुआ। क्यों? क्योंकि ये हैव जो है वो क्या कर रहा है, हेल्पिंग कर रहा है किसको, बीन को। तो कहने का मतलब है ये कि हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब तो बीन हुआ। एक बात आप हमेशा याद रखें कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब होता ही है। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, उसका कुछ मीनिंग बनेगा नहीं। इसीलिए वर्ब को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात मैं आप लोग के नॉलेज के लिए ये मैं बता दूं कि मेन वर्ब जो है वो एक्शन का काम करता है, यानी कि क्या हो रहा है वो चीज़ को बताता है। ठीक है, यानी कि एक्शन बताता है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो अवस्था को बताता है, वो कोई भी काम जो हो रहा है वो किस अवस्था में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, क्या में है, वो सब चीज़ ये ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी बताता है। मेन वर्ब भी टेंस को बता सकता है कि कौन सा टेंस में हो रहा है, लेकिन उसके लिए जैसे कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 इस प्रकार से होता है, इसको हमें जानना जरूरी है। लेकिन इस वीडियो में इतना हमें नहीं समझ सकते हैं वर्ब 1 वर्ब 2 क्या है बोल के, तो इसीलिए मैं अगले वीडियो में उसको मैं मेंशन करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में जो मैं सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कहने का मतलब है वी यूज द वर्ड ऑब्जेक्ट टू टॉक अबाउट द थिंग पर्सन दैट द एक्शन इज डन टू और द वन हु रिसीव द एक्शन। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। कहने का मतलब है कर्ता के अलावे क्रिया का फल जिस शब्द या समूह पर पड़ता है उसे हम उस क्रिया का क्रम यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम जानते हैं कि वाक्य में वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ता है, इसके अलावा वर्ब का इफेक्ट कुछ अन्य शब्द या शब्द समूह पर भी पड़ता है। कर्ता के अलावा क्रिया का फल जिस शब्द या समूह पर पड़ता है उसे हम उस क्रिया का ऑब्जेक्ट क्रम कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्रायः कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज होता है। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब के साथ व्हाट, होम, क्या, किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर मिलता है वही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो तो यह समझना चाहिए कि दिए गए वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए सेंटेंस पढ़ के समझते हैं। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, लाइक व्हाट, स्वीट्स। अतः उपरोक्त वाक्य में वर्ब लाइक का ऑब्जेक्ट स्वीट हुआ। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर, रीड्स व्हाट, क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। तो उपरोक्त वाक्य में वर्ब्स यानी कि रीड का ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर हुआ। हर मदर लव्स हर वेरी मच, लव्स whom, किसे प्यार करती हैं, हर, उसे। उपरोक्त वाक्य में वर्ब्स लव्स का ऑब्जेक्ट क्या हुआ,
हर। फिर यहाँ पे देखते हैं आई लव द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, मैं प्रकृति के सुंदर उपादानों को प्यार करता हूँ। लव हूँ, किसे प्यार करता हूँ? द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, कहने का मतलब प्रकृति के सुंदर उपादानों को। तो यहाँ पे इन वाक्यों में वर्ब लव का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग और देखते हैं। राम इज़ गोइंग टू मार्केट, गोइंग व्हाट, क्या जा रहा है? नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं है। गोइंग होम, किसे जा रहा है? नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं है। तो इन वाक्यों में वर्ब जो है इज गोइंग का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर देखिए मोहन लव्स, मोहन लव्स कहने का मतलब है लव्स व्हाट, क्या हंसता है? नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं है इसका। उसके बाद में लव्स होम, किसे हंसता है? इसका भी नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं है। तो इन वाक्यों में लव्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए द मेन वर्ब इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए मुख्य क्रिया 2 भागों में बांटा गया है, वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद में इंट्रांजिटिव वर्ब दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब आगे हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। देखिए मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। ही ईट्स ब्रेड, वो रोटी खाता है। आई लाइक द सीजन ऑफ विंटर, मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। ही नोज मी, वो मुझे जानता है। यू हैव हेल्प्ड माई फैमिली, तुमने मेरे परिवार को मदद किया है। दे सिंग सॉन्ग्स, वे गाना गाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट, ब्रेड, द सीजन ऑफ विंटर, मी, माई फैमिली एंड सॉन्ग्स, ये जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। कहने का मतलब क्रिकेट, रोटी, सर्दी के मौसम, मुझे, मेरे परिवार तथा गाना जो सेंटेंस में आया है वो कर्म है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखिए प्लेज, ईट्स, लाइक, नोज, हेल्प्ड एंड सिंग, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि खेलना, खाना, पसंद करना, जानना, मदद किया तथा गाना, ये सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आया? हमने थोड़ी देर पहले अभी इस डेफिनेशन में जो पढ़ा था, जैसे कि जिस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें जो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? इन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, हमने इन सेंटेंस में पढ़ा कि इसमें क्या ऑब्जेक्ट उपस्थित था, तो इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। फिर देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। देखिए द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हो उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए अगर हम लोग डिफिनेशन को हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं होने से हमें ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ का हम लोग अच्छी तरह से हम लोग उसको निचोड़ यानी कि क्या चीज़ है वो उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो और भी अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे देखिए राम गोज़ टू मार्केट, राम बाजार जाता है। मोहन लव्स, मोहन हंसता है। सी स्लीप्स, वो सोती है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ही राइट्स स्लोली, वो लिखता है, कहने का मतलब धीरे से लिखता है। वी प्लेज, हम खेलते हैं। तो कहने का मतलब है इन वाक्यों में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि कोई क्रम नहीं है। अतः प्रयोग में आए वर्ब्स गोज, लव्स, स्लीप्स, गेट अप, राइट्स तथा प्ले इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आए तब तक मैं आप लोग को बताता रहूँगा। कहने का मतलब है कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, इसका निश्चय करने में वर्ब्स के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कुछ ही वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट किसी भी स्थिति में नहीं आते हैं और वे हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में
प्रयुक्त होते हैं, जैसे गो, कम, स्लीप, वॉक, मूव, फ्लाई, डाई, स्पीड, स्नीज इत्यादि। अधिकांश वर्ब के प्रयोग दोनों ही प्रकार से हो सकते हैं। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट रहते हैं तब ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहते हैं तब ये इंट्रांजिटिव कहलाते हैं। अतः हमें यह जानना समझना चाहिए हमें नहीं समझना चाहिए कि ईट, ड्रिंक, रीड, बीट, सिंग इत्यादि वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब में ही प्रयोग में आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, अर्थ ये है कि जब तक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल और पढ़ेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है देखिए। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। माई फादर ईट्स, मेरे पिता खाते हैं। माई मदर रीड्स, मेरी माँ पढ़ती है। द चर्च बेल रैंग। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग इनको इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों कहेंगे। ड्रिंक, ईट्स, रीड्स, रैंग को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने पहले ही पढ़ा था जिसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा कोई सेंटेंस में तो वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में देखिए आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। माई फादर ईट्स ब्रेड, मेरे पिताजी रोटी खाता है। माई मदर रीड्स द रामायण, मेरी माँ रामायण पढ़ती है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ड्रिंक का ऑब्जेक्ट है, ईट्स का भी ऑब्जेक्ट है, रीड्स का भी ऑब्जेक्ट है। वो क्या है देखिए, ड्रिंक का ऑब्जेक्ट वाटर, ईट्स का ऑब्जेक्ट ब्रेड, रीड्स का ऑब्जेक्ट द रामायण। तो कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वही होगा जिसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिन्हें दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, केवल एक से काम नहीं चलता। जैसे कि गिव यानी कि देना, टेल यानी कि बताना, टीच सिखाना, ऑफर प्रस्ताव रखना, प्रॉमिस वादा करना। इसे देखते हैं। चलिए, सब्जेक्ट है, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे टेबल बना के मैं आप लोग को शो किया हूँ, दिखाया हूँ, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। राम गिव मी अ बुक, तो यहाँ पे गिव ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो मैंने क्या कहा था, कभी कभी कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनका दो ऑब्जेक्ट होता है, मैंने कहा था। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अ बुक है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी है, ठीक है। ही टोल्ड बॉयज़ अ स्टोरी, तो यहाँ पे देखिए बॉयज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में आई टॉट स्टूडेंट इंग्लिश, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। ही प्रोमिस्ड मी हिज हेल्प, तो यहाँ पे देखिए मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिज हेल्प हुआ। द स्ट्रेंजर ऑफर्ड मी कॉफ़ी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉफ़ी है। यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, किसको क्या कहते हैं। राम ने मुझे एक किताब दिया, तो मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, एक किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ दिया यानी कि गिव, ठीक है, गैप इसका दूसरा फॉर्म। आगे देखते हैं। उसने लड़कों को एक कहानी सुनाया, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लड़कों को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक कहानी और ट्रांजिटिव वर्ब है सुनाया यानी कि टोल्ड। आगे देखते हैं। मैंने छात्रों को अंग्रेजी सिखाया, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट है। यहाँ पे जितने टेबल में आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कौन क्या है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ छात्रों को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ अंग्रेजी, उसके बाद में ट्रांजिटिव वर्ब हुआ सिखाया, ठीक है, यानी कि टॉट। इसका सेकेंड फॉर्म। उसने मुझे अपनी मदद का वादा किया, तो मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मदद, अपनी मदद का हुआ, उसके बाद में ट्रांजिटिव वर्ब हुआ वादा किया। एक अजनबी ने मुझे कॉफ़ी का प्रस्ताव दिया या रखा, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मुझे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कॉफ़ी का और ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट है प्रस्ताव,
ठीक है, यानी कि ऑफर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिनमें एक कोई व्यक्ति या प्राणी सूचक ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक। इस स्थिति में व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान का एक और तरीका है। साधारण तौर पे वाक्य में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता ही है। तो चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। ही गैव मी एन एप्पल, या फिर कह सकते हैं ही गैव एन एप्पल टू मी। मैंने क्या कहा था अभी, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा जाएगा, टू या फिर फॉर का प्रीपोजिशन प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए टू का प्रयोग हुआ है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो यहाँ पे टू को लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से बोल या लिख सकते हैं। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई टीच स्टूडेंट इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट। मैं छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप आई टीच स्टूडेंट इंग्लिश बोले या आई टीच इंग्लिश टू स्टूडेंट बोले। मैं यहाँ पे आप लोग को बताना ये चाहता हूँ कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में अगर रखेंगे तो टू जैसे या फिर फॉर का प्रीपोजिशन यूज होता ही है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे आई टीच स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने चाहा कि नहीं, हम लोग इंग्लिश को आगे कहेंगे, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले बोलेंगे, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, या टू का प्रीपोजिशन या फिर फॉर का प्रीपोजिशन, जो सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि कहने का मतलब जो सेंटेंस के अनुसार और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वर्ब के बारे में और भी अधिक अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो इस वीडियो में, एक ही वीडियो में नहीं हो सकता या फिर वीडियो लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। क्योंकि मेन वर्ब का फॉर्म अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसका और भी फॉर्म होता है, जिसको हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। उसके बाद में जो एक्सिलरी वर्ब, जो मैंने 24 एक्सिलरी वर्ब बताया, उसका यूज आप लोग सीखेंगे तो कई दिन तो लग ही जाएंगे। तो अभी ये बेसिक सी चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से समझ ले। अगर समझ में नहीं आता, बार बार इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में हम लोग फिर से मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब का यूज किस प्रकार से होता है, कैसे करें, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। जाते जाते मैं आप लोग को ये आखिरी बात जरूर कहना चाहूँगा कि वर्ब को समझना बहुत ही ज़रूरी है। वर्ब एक इंजन की तरह है, क्योंकि अगर ये वर्ब को अगर हम लोग यूज करना अगर हम लोग नहीं सीखते हैं तो हम लोग कभी भी हम लोग सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब का मीनिंगलेस होता है। कहीं ना कहीं मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब का यूज होता ही है, इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आज तो मैंने आप लोगों को बेसिक सा चीज़ सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी तरह से मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब को अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।